नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार चरम पर पहुंच चुका है। लखनऊ में हथकरघा दिवस के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सपा सरकार और अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने पुरानी सरकारों के दौर में दंगों, बीमारियों और संसाधनों की लूट का जिक्र करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में प्रदेश के विकास के लिए समय ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी सीएम योगी के इस बयान का जवाब दिया। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनके कार्यकाल में रिकॉर्ड समय में एक्सप्रेसवे, लैपटॉप वितरण और लोक भवन जैसे ऐतिहासिक काम हुए हैं। दोनों तरफ से बाण चले हैं। वहीं लाभार्थियों ने भी अपनी बात रखी है। देखिए प्रतिक्रियाएं। लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी, डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी, और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बुरे हाल थे। आज आप जाइए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हैं, पेयजल की व्यवस्था है। किसी भी विद्यालय में आप जाएंगे, बच्चे से बोलिए कि इस पाठ को पढ़िए, वहां पे पढ़ के सुनाता है, प्रसन्नता होती है। ये तब होता है जब मुख्यमंत्री समय निकाल करके जिले जिले में जाए। महत्वपूर्ण बात अगर वो ये कह रहे हैं कि वो देर से सो के उठते थे, तो मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, उन सबके जवाब दे दो। अगर कोई 12 बजे सोता है, 12 बजे तक सोता है और 23 महीने में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना देता है, 20 लाख बच्चों को लैपटॉप दे देता है, जो पूरी दुनिया में कोई देश नहीं दे पाया आज तक, और जिस मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में बैठते हो, कितना शानदार है ये तो आपको पता ही होगा। आप ही बैठ रहे हो पिछले 9.5 साल से, और तो और 2 साल के अंदर लखनऊ में मेट्रो चलने लगती है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे भी का काम हो जाता है, सारी जमीन का अधिग्रहण हो जाता है। जो ये इतने अमूल चूल काम किए 12 बजे तक सोकर अगर हमारे नेता ने, तो वो अच्छे थे उत्तर प्रदेश के लिए। इधर जब से माननीय योगी जी आए हैं, लाइट भरपूर रहती है, 22 घंटा तो कंटिन्यू रहती है, और जो भय का वातावरण था वो अब एकदम नष्ट नाबूद हो गया। ऐसे भय पैदा करने वाले लोग बच्चे ही सियासत का बबुआ, आज इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, बच्चों की तरह इन्हें कहा जाता है, जो कि कभी बड़े होना नहीं चाहते। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राजू जी जुड़े। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता विवेक पांडे जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। राजकुमार राजू जी, अगर कोई 12 बजे सोकर के उठता है, लेकिन इसके बाद भी 23 महीने में एक्सप्रेसवे बना देता है, जैसे कि समाजवादी पार्टी का दावा है, तो क्या देर तक उठने को गलत माना जाए? क्या मानकर सरकार चल रही है, विशेषकर इस दावे पर समाजवादी पार्टी के कि भले ही हमारी आदतें जैसी भी रही हों, लेकिन प्रदेश का विकास तो हमने किया? जी, वो 12 बजे सो के उठ रहे हैं, पर आम आदमी वो आम आदमी नहीं है जी, वो प्रदेश के मुखिया हैं। प्रदेश का मुखिया अगर 12 बजे उठेगा तो डीएम, एसएसपी अधिकारी 10 बजे अपनी टेबल पे कैसे बैठेंगे? क्योंकि उनकी कोई क्लास लेने वाला नहीं होगा, उन्हें कोई डर नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक करा सकते हैं कि मेरा डीएम, मेरा कप्तान, मेरा अधिकारी अपनी चेयर पे आया है या नहीं आया है। जी। उन्होंने हाईवे बनाया, 5 साल में बनाया, एक हाईवे बनाया। भाजपा ने कितने हाईवे बना दिए, उनकी गिनती नहीं। यूपी में सबसे बड़ा हाईवे बना दिया उन्होंने जी। और यूपी के अंदर कितना विकास किया। हमारा मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सुबह को 4 बजे उठने वाले आदमी हैं। 4 बजे उठकर पूजा पाठ करके 5 बजे ऑफिसरों की क्लास लेना शुरू कर देते हैं कि आप कहां हो, आप कहां हो, आप कहां हो। इन लोगों के राज में
वो जंगल राज था, चारों तरफ हाहाकार थी, कहीं सड़कें टूटी थी, कहीं बिजली नहीं थी, कहीं पानी नहीं था, और ये आराम कर रहे थे, जिम कर रहे थे। अरे आप जिम कीजिए, पर आपका पर्टिकुलर टाइम पूरे प्रदेश को पता है कि सीएम साहब जिम कर रहे हैं। आपको खुद को तो स्वस्थ बनाते चलो कोई बात नहीं, पर आपको प्रदेश को भी स्वस्थ बनाना चाहिए था, प्रदेश स्वस्थ रहना चाहिए था। आपने प्रदेश को बीमार कर दिया, और आपने कुर्सी पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर सबसे पहला काम किया कि आपने गुंडा एक्ट को समाप्त किया। मैंने उस टाइम भी एक कविता लिखी थी कि गुंडा एक्ट से प्रैक्टिस लिए तुमने किया, जरा कोई ढंग का कारण तो बताइए। आपके भी माँ होगी, बहन भी आपके भी होगी, उनकी तरफ भी नजर तो घुमाइए। यादुओं के वंशजों तो यादुओं से बात करो, महाभारत के कृष्ण बन के दिखाइए। द्रौपदी बनी खड़ी है सारी जनता आपकी, माफिया किंगों से चीर हरण बचाइए। तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए था, देश की जनता का, गरीब आदमी का माफियाओं से बचाना चाहिए था, रोजगार देने चाहिए थे। 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार योगी जी ने 17 के बाद दिए। उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के युवा को, उत्तर प्रदेश के आम नागरिक को राशन दिया। देखिए उन्होंने डिग्री कॉलेज दिए, उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिए, उन्होंने हाईवे दिए, हाईवे बनवाए अपने यहाँ। और ये एक हाईवे बनाकर उसका तमगा कब तक लगाते रहेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मुख्यमंत्री के बनने के बाद तो आप कुछ करते ही ना बस। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है विवेक पांडे जी, जवाब दीजिए। 12 बजे सोकर उठना, जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रदेश के मुखिया के तौर पर नैतिक जिम्मेदारी होती कि समय देते प्रदेश की जनता को। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ध्यान नहीं दिया, जैसे कि राजकुमार राजू जी कह रहे हैं, और प्रदेश को एक बीमारू राज्य की स्थिति में आप छोड़ गए और हमने फिर इसे बनाने का काम किया, जैसे कि बीजेपी का दावा है। देखिए अमित भाई, मंच पर उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय दिनेश जी, आपके साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं पूरे सम्मानित मन से चाहूंगा। जी निश्चित। वास्तविकता यह है कि सत्ता में सालों बिताने के बाद भी जब विकास केवल विज्ञापनों में सिमट कर रह जाए तो समझ लीजिए कि प्रशासनिक अनुभव का पैमाना मात्र उम्र नहीं होती। अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने जो भी बातें कही उसको मैं एक वाक्य से स्पष्ट कर देता हूं, जो कि बाकायदा विगत सप्ताह प्रदेश की सारी मीडिया ने कवर किया। 10 साल में 15 शासनादेश, और उसके बाद भी अफसर माननीयों के फोन नहीं उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 4 बजे सो करके उठने के दावे करने वाले इतनी हल्की शब्दावली का जब प्रयोग करते हैं तो इससे वो अपने कद और पद की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। इससे हमें कोई आरोपित नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अपने कद और पद, अपनी मानसिक सोच और संकीर्ण सोच की व्यवस्था को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कारण उसका है जैसा आचरण रहे, जैसा वातावरण होगा वैसा आचरण होगा। क्योंकि भाजपा में वातावरण ही ऐसा है, भाजपा में वातावरण ऐसा है। आप देखिए, आप स्वयं जानते हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, लेकिन उनकी बातें ऐसे हैं जैसे कि नहीं वो जब कोई सो रहा होता है तो उसके सर की सिरहाने की तरफ गुसल खाने के लिए तौलिया और साबुन लेकर के जो नुमाइंदे खड़े रहते हैं। मुझे लगता है तो ये बयान उनका उस तरीके से दिखाई देता है हर बार जब भी इस तरह की बातें करते हैं, ये अपने कद और पद की गरिमा को ही गिरा देते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रदेश के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगारी कितनी खत्म हुई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कितने उद्योग आए, कितने रोजगार से जीते हुए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपके मंच पे भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही लेकिन उसके पहले बता देता हूं, केंद्र सरकार आरबीआई का डेटा बताती है 2014 से 24 के बीच 17.19 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने के दावे होते हैं। देश की कुल जनसंख्या अगर मैं 150 भी मान लूं तो 1 करोड़ रोजगार केवल उत्तर प्रदेश में। और विगत सप्ताह में दूसरे एक प्रवक्ता के साथ बैठा था तो वो उनका दावा था कि 14.5 लाख के आसपास नौकरियां उत्तर प्रदेश में। तो पहले भाजपा के लोग अपनी कार्यशाला में ये तय कर लें कि आंकड़े रखने क्या है। 1 करोड़ नौकरी उत्तर प्रदेश में अगर नौकरी की बात नहीं करी है, रोजगार की बात उत्तर प्रदेश से आज भी पलायन नहीं हो रहा होता, जिसको कि लगातार लोग उठा रहे हैं। आपका सवाल था कुछ? ठीक है, सवाल पूछ रहे थे कुछ? जी विवेक जी, जिस तरह से नहीं, मेरी बात कंक्लूड नहीं हुई, आप मुझे लगा कोई सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं था।
राजकुमार राजू जी ने काउंटर किया कि यहां पर नौकरी की नहीं रोजगार की बात हो रही थी। रोजगार छोड़ दीजिए, रोजगार में नौकरी का रोजगार की बात की योगी जी की सत्यता मैं आपके मंच पे रख दूं, योगी जी की सत्यता रख दूं। योगी जी का सत्य है कि गोल्डन स्पून लेकर के राजनीति में आए हैं, विरासत की राजनीति मिली है, उनका अपना शिखर योगदान अगर कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में है तो मुझे लगता है कि उसको स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कितना संघर्ष किया है राजनीति में वो भी स्पष्ट करना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन की बात करिए, उस मठ और मठ के पुरोधा जो पूर्व के वहां के महंत रहे वो बहुत सम्मानित हैं, उस मठ का बड़ा सम्मान है, लेकिन योगी जी को वो विरासत में मिला। और योगी जी ने अयोध्या के लिए भी, जिस अयोध्या के नाम पे ये लोग छलते हैं, अयोध्या के संघर्ष में भी कार सेवा में बताइए योगी जी की कौन सी व्यक्तिगत महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, अगर कोई एक साक्ष्य हो तो इस मंच पे कोई प्रस्तुत कर दे। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हमारे दिनेश सर बैठे हैं, वो बताएंगे, क्योंकि वो उस कार्यकाल से वो कवर करते आए हैं। मठ की महत्वता और अद्वैतनाथ जी की जो अपनी भूमिका रही उसको छोड़ दीजिए, वो तो बाकायदा शंकराचार्य भगवान के साथ उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन को खड़ा किया। योगी आदित्यनाथ ने क्या कार सेवा की? क्या योगी आदित्यनाथ उस रथ यात्रा में शामिल थे? मैं तो चुनौती दे रहा हूं, कोई साबित कर दे इस बात को, सार्थक रूप से प्रमाणित कर दे और उसके तक प्रमाण दे दे। मैं कह रहा हूं ना, मठ से ही योगी जी का उद्भव हुआ और मठ की वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी का, चूंकि आज हमारी जो चर्चा है वो पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर है, कार्य प्रणाली पर है, तो मैं चाहूंगा आप सभी पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा कि हम विषय पर ही केंद्रित रहें। दिनेश शर्मा जी, आप लंबे अरसे से पत्रकारिता करते रहे सर, इतना अनुभव आपको हो गया है, लेकिन जहां तक बात यहाँ कंपैरिजन की होती है कि पहले की सरकारों ने क्या किया, उस समय कैसी उनकी कार्यशैली थी, क्या स्थिति हमारे प्रदेश में थी, और आज जिस तरह से काम हो रहे, तो आप क्या पाते हैं? क्या सरकार का यह दावा सही है कि पहले प्रदेश के मुखिया को समय नहीं होता था जन सेवा करने का, लोगों के बीच जाने का, या फिर भाजपा की बात को सही माना जाए कि आज जो कार्यशैली है इसमें एक रफ्तार देखने को मिली है? देखिए, हमारे मित्र हैं विवेक पांडे जी, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं जी। मैं सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा अखिलेश जी से ही। जी सर। अखिलेश जी का क्या संघर्ष है राजनीति में? उनको भी तो सत्ता विरासत में मिली। मुलायम सिंह यादव थे तो उन्होंने, उनके पुत्र के नाते उनको सत्ता मिली। मायावती का कौन सा संघर्ष है राजनीति के अंदर? क्या मैंने इस बात को नकारा? संघर्ष नहीं, तो क्या मैंने इस बात को नकारा? ठीक है विवेक जी, आपने नकारा नहीं, बात पूरी सुन लेते हैं दिनेश शर्मा जी की। जी सर, आप कंक्लूड करें। जी, मैं कह रहा हूं ना, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि मायावती का क्या संघर्ष था? मायावती का तो कोई भी संघर्ष नहीं था। तो ये देखिए, सत्ता किसके हाथ में है, किसके में नहीं है, किसका कितना संघर्ष है, समझे। हम लोग इस बात को ज्यादा विस्तार में न जाकर हम ये कहना चाहेंगे कि किसने क्या काम किया। जी, आज इसी पर चर्चा भी है। लोकप्रियता में अगर आप देखें तो हम देखेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश जी की सरकार में, यानी कि योगी बाबा की सरकार में, जो चेंज हम लोग को देखने को मिला है जी सर, वो आज कॉमन मैन के अंदर एक विश्वास है। हम लोग अभिजात्य वर्ग से आते हैं या मिडिल समाज से आते हैं, हम लोग कितने लोगों तक हमारी बहस पहुंचती है, कितने लोग जानते हैं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो मतदान केंद्र पर वोट देने के लिए जाते हैं, लेकिन वोट कौन देने जाता है? कॉमन मैन। सत्ता का हस्तांतरण या सत्ता का किसी भी प्रकार का कोई भी चांस, ये कॉमन मैन की दृष्टि में और कॉमन मैन के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है। जो हम बात कहना चाह रहे हैं, हम पास्ट को किस रूप में माने? हम तो ये देखेंगे कि अखिलेश जी ने जो किया उसको आज की तारीख में उसका क्या महत्व है, या जो आज जो योगी जी कर रहे हैं आज की तारीख में उसका क्या महत्व है। और महत्व इसलिए क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री राज्य के, तो अगर किसी ने काम किए हैं, जो भी काम किए हैं, उनका जवाब, उनका उत्तर जनता देगी, ऐसा नहीं कि नहीं देगी। हाँ, हम अगर आरोपों के अंदर जिंदे ही चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इसको किसी का कोई लाभ हो पाएगा। आज चुनाव के मैदान में योगी जी हैं, अखिलेश जी। संदर्भ उत्तर प्रदेश का है, काम बोलता है। पहली बात तो बता दें कि इस देश के अंदर कभी भी विकास कार्यों पर चुनाव नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आप कितना ही अच्छा काम कर लीजिएगा, पब्लिक उसको उतना नहीं मानती है। पब्लिक तात्कालिक घटनाक्रम को ज्यादा महत्व देती है और कुछ पास्ट की कुछ घटनाओं को महत्व देती है। उसमें अगर देखा जाए तो योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है। योगी जी बहुत तगड़ी फाइट में मौजूद हैं। पर एक चीज मैं आज थोड़ा सा यह कहना चाहूंगा जी सर, कि राज्यपाल आनंदीबेन जी गोरखपुर गई थी जी,
और उन्होंने कुछ अपने विचार व्यक्त किए वहां के मेडिकल कॉलेज और विकास कार्यों को लेकर। जी जी, मेरी दृष्टि में हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि राज्यपाल ने कोई तंज कसा हो, जैसे कहा हो कि मैं देख रही हूं यहाँ पर कुछ भी नहीं मुझे देखने को मिल रहा, ये देखने को मिल रहा। हाँ, ये घटनाक्रम लोगों को राजनीतिक रूप से सोचने को मजबूर करते हैं। वो इधर उधर जाते हैं कि ये बात अगर राज्यपाल ने कही है तो क्यों कही है, क्योंकि राज्यपाल जी तो सरकार की विधानसभा के अंदर प्रशंसा करते हैं। जी जी। अब उसके बाहर जाके उन्होंने जो बोला है वो एक लोगों के चिंतन का विषय है। जी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे लग रहा, मतलब मेरा अपना विचार जी जी सर, आप कहना कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी जी जिस प्रकार का काम कर रहे हैं कुछ भाजपा के अंदर कुछ लोग भी शायद उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। यानी कि योगी जी की फाइट को, योगी जी के जो संघर्ष है उसको कुछ लोग अंदर अंदर कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जिसकी प्रतिक्रिया तंज के रूप में राज्यपाल से सुनने को मिली। कहने का आशय मेरा यह है कि ये देखना होगा कि क्या इन घटनाक्रमों का कोई असर राजनीतिक 2027 पर दिखाई पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। परंतु जो एक नैरेटिव सेट कर दिया योगी जी ने, मुझे नहीं लगता उसको कोई रोक पाएगा, उनको कोई रोक पाएगा। तीसरी बार योगी जी का ही दिखाई पड़ता है चांस। ठीक है, तो बड़ी बात राजकुमार राजू जी, दिनेश शर्मा जी ने अपने स्टेटमेंट में कही है। हालांकि लास्ट में उन्होंने बैलेंस जरूर किया कि नैरेटिव जो सेट हुआ है हो सकता है कि उसे कोई ध्वस्त ना कर सके, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है राजकुमार राजू जी कि हमने तो विकास के काम भी किए, हो सकता है उसका प्रचार उतना ना हुआ जितना कि आप आज कर रहे हैं। तो क्या यह माना जाए, जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो विकास है वो केवल विज्ञापनों तक ही सीमित रह गया हमारे प्रदेश में? हमारे द्वारा जितने भी विकास कार्य किए गए जी, इतने उन सभी का प्रचार होगा जितना एक हाईवे बनाकर अखिलेश जी ने ये प्रचार कर दिया। आज योगी जी गांव गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, हर छोटे आदमी तक, दूर करूंगा जी, आदमी तक जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनकी समस्याएं का समाधान कर रहे हैं जी। और आज उन्होंने किया अभी मेरे मित्र प्रवक्ता बोल रहे थे सपा के जी, देखिए आज छोटी बच्ची भी एक्टिवा पे बैठ के रात को 11 बजे वो ट्यूशन से आ सकती है, किसी रिश्तेदार के जा सकती है जी। बदमाशी नाम की और उन्होंने एक आतंक नाम की चीज को समाप्त कर दिया। शांति का माहौल, प्यार का माहौल, ऐसा माहौल कि हर व्यक्ति कारोबार, माल्य व्यापारी है जी। मैं स्वर्णकार समाज का राष्ट्रीय मंत्री भी हूँ। हमारे स्वर्णकार भाई आज वो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी देहात में दुकानें खोले बैठे हैं जी, अपना कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। इनके राज्य में 2 लड़के आते थे मोटरसाइकिल पे और उनकी दुकानें लूट के, जेवर लूट के भाग जाते थे गोली मार के। ये अब आपको घटना नहीं मिलती। ये किया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ का जीवन महात्मा का जीवन है। उन्होंने कहा कि विरासत में मिली, विरासत में कहां से मिली? वो एक साधु के शिष्य थे, उन्हें आश्रम की सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी, पर चूंकि उनके गुरु सांसद थे तो उनके निधन के बाद कोई उम्मीदवार ढूंढना था तो योगी जी को चुनाव लड़ाया। तब भी योगी जी ने हिंदू वाहिनी बना रखी थी और युवाओं को जोड़ रखा था। पूरा संघर्ष अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया। उसको विरासत में नहीं, उसको मेहनत से मिली सत्ता। उन्होंने, अगर आज वो मुख्यमंत्री हैं तो अपनी काबिलियत की वजह से है, अपने कार्य की वजह से है। उन्हें तो इन लोगों ने इतना परेशान किया कि संसद में रुला दिया उनको, इतना परेशान किया इनकी सरकार ने। और आज जब योगी आदित्यनाथ सूर्य की भांति चमक रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि एक योगी, एक महात्मा इतना सक्षम कैसे हो गया कि वो पूरा उत्तर प्रदेश को सुशासित राज्य में डाल रहा है। विवेक पांडे जी, जवाब दीजिए। जो काम है वो दिख रहा है जैसे कि राजकुमार राजू जी कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है 2027 को लेकर? क्योंकि बीजेपी ने तो पूरी तरह से नैरेटिव सेट कर दिया है कि हमने इतने सालों में विकास किया, 9.5 साल में तमाम धरातल पर काम यहां पर साबित हुए। लेकिन समाजवादी पार्टियां क्या अपनी पुरानी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच इस समय जाएगी, या फिर सरकार की कुछ ऐसी खामियां भी है जो आप उजागर करेंगे?
दो कौड़ी का नैरेटिव है बीजेपी का। और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जितना सनातन विरोधी कार्य और कृत्य किया गया है और जितना सनातन पे प्रहार किया गया है, जितना हिंदुओं का ध्रुवीकरण तुष्टीकरण किया गया है, उतना शायद इन्होंने किसी और का किया होता। ये जो बार बार बैठ करके मंचों पे योगी आदित्यनाथ बयानबाजी करते हैं, मैं आपको उनका सत्य उजागर कर देता हूं। उत्तर प्रदेश में जरा भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिए गुरुकुल कितने हैं और गुरुकुलों को कितना बजट देते हैं, वैदिक गुरुकुल को। योगी जी को संत की सरकार कह रहे हैं, बार बार जो संबोधन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर संत की सरकार है तो बताइए उत्तर प्रदेश में गुरुकुल कितने चल रहे हैं जिनकी संख्या 50 से अधिक नहीं है। 50 से अधिक नहीं है। सुन लीजिए अब सत्य, ये योगी आदित्यनाथ का सत्य है, संत की सरकार कहे जाते हैं। सत्यता यह है कि योगी आदित्यनाथ चाहते नहीं कि उनकी पीठ का वर्चस्व दबाव, तो इसीलिए वैदिक गुरुकुलों की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। अब देखिए मेरी बात आने दीजिए, अब सत्य उजागर कर रहा हूं, मेरी बात आने दीजिए। ठीक है, आऊंगा राजू जी, आपसे जवाब लूंगा इनके सवालों पर, निश्चिंत रहे। मुझे मुशायरा करने का, कविताएं पढ़ने का शौक नहीं, तथ्यों की बात कर रहा हूं। ठीक है राजकुमार राजू जी, निश्चिंत रहे, आपसे फिर जवाब लूंगा विवेक पांडे जी के आरोपों पर, फिर आपसे जवाब गलत परिपाटी से डिबेट नहीं होगी। देखिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना में 5.86 करोड़ का, मात्र 5 करोड़ का, 5.25 करोड़ का बजट जी। संस्कृत विश्वविद्यालयों को, संस्कृत विद्यालय, माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों को अब तक कुल बजट 100 करोड़ से ऊपर नहीं है। और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 489 करोड़ का बजट और 2000 करोड़ से अधिक का बजट दिया है संख्यक वर्ग को। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने केवल हिंदुओं का तुष्टीकरण किया है, हिंदुओं को उकसा करके वोट लेने का काम करते हैं। इस्लाम के सामने भाजपा ने घुटने उसी दिन टेक दिए थे जिस दिन नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर किया था इन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि ये हमको हिंदुत्व सनातन इसकी दिशा में भटकाने का प्रयास मत करिए। और जिस तरह की बात योगी आदित्यनाथ बार बार करते हैं, ऐसा लगता है कि गुसल खाने में पानी गर्म करके कोई साबुन और तेल लेकर के इंतजार कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी उठे और गुसल खाने में चले तो मैं उनको तौलिया टिकाऊं। मुझे लगता है कि अपने पद की और कद की गरिमा रखो, मेंटेन रखना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी कभी किसी पे व्यक्तिगत तंज नहीं करते, लेकिन यह भाजपा की परिपाटी है कि जब भी कोई बदतमीजी करनी होगी, जब वो राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं कर पाते तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने का ये लोग प्रक्रिया शुरू करते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी को विरासत की राजनीति नहीं मिली होती तो मैंने एक सवाल सीधा सीधा पूछा था, बताइए उनका क्या संघर्ष है जो बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं। मैंने भी इतिहास पढ़ा है, मैं भी इसी मॉडर्न पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, मैंने भी इतिहास पढ़ा है और मैं बाकायदा पूछ रहा हूं, बताइए कहां चल रहे थे वो, बताइए रथ यात्रा में आगे थे कि पीछे थे? रथ यात्रा में मंच पे खड़े थे अडवाणी जी के बगल में कि सबसे पीछे कार सेवा कर रहे थे? वो गोरखपुर से बाहर नहीं निकले थे? क्या बात करेंगे आप? सत्य और प्रमाण के साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी का रुख कर लेंगे, कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, आने वाले समय में जब चुनाव है हमारे प्रदेश में तो क्या माना जाए, क्या केवल इसी तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी? क्या समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ऐसे ही शब्दों के बाण चलते रहेंगे या फिर धरातल पर दोनों पार्टियों को कुछ करना होगा? देखिए, शब्दों के ही बाण चलते रहेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी विफलताएं हैं जी सर, कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ जो कि सुशासन से जुड़ी हुई हैं, जिनमें कि मुख्यमंत्री जी का शायद उतना ध्यान नहीं गया हो जी। कुछ विफलताएं सी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनका लाभ उठा लेगी ये कहीं पर नजर नहीं आता। कारण सबसे बड़ा ये है कि एक दो इशू ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण के बाद जो ध्रुवीकरण है उसकी काट समाजवादी पार्टी के पास नहीं है जी। समाजवादी के पास कोई वो ऐसा वोट बैंक में नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए जैसे पीडीए है। हमारे पांडे जी जानते होंगे इस बात को, भले यहाँ पर न बोल पाए, लेकिन भाई जब तक पीडीए के साथ मायावती नहीं है तब तक आपका कोई चांस नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में यूपी के चीफ मिनिस्टर की वैकेंसी खाली नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए। इसके बावजूद कि कहीं नाराजगी भी है और कहीं पर उनका समर्थन करता हूं जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दावों और प्रतिदावों से आगे निकलती हुई राजनीति फिलहाल उत्तर प्रदेश की नजर आ रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीति किस ओर और करवट लेती है। लेकिन राजकुमार राजू जी, जिस तरह से विवेक पांडे जी ने कहा कि संघर्ष कुछ नहीं था लेकिन उपलब्धियों को ज्यादा बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन राजकुमार राजू जी, निश्चित तौर पर आपकी बात भी है कि सरकार काम कर रही है और उम्मीद भी प्रदेश की जनता यही करती है कि सरकार काम करे, बेहतर दिशा में करे। लेकिन बतौर विपक्ष समाजवादी पार्टी भी काफी मुखर नजर आ रही है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। चर्चा को और आगे इस समय हम नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़कर इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।